Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss the last chapter of class 6 जनरल साइंस बुक. सो यहाँ पर इस चैप्टर का नेम जो है वो है सोलर सिस्टम. और जो सोलर सिस्टम की जितने भी चैप्टर्स हैं 4 क्लास से 8 क्लास तक के साइंस के बुक के उनको हम उनके बेसिक कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस एंड लाइक एंड कमेंट. सो वीडियो को शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे. पहली लाइन में है एनी रिलेटिवली लार्ज नेचुरल बॉडी दैट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन और अराउंड सम अदर स्टार्स इज कॉल्ड प्लैनेट. सो प्लैनेट को यहाँ पर डिस्कस किया है कि एक नेचुरल बॉडी है जो अपने फिक्स्ड ऑर्बिटल में यानी कि घूमती है, रिवॉल्व करती है किस चीज़ के, सन के अराउंड या दूसरे कोई भी स्टार हो उसके अराउंड, तो उसको हम कहते हैं प्लैनेट. सो यहाँ तक हो गई इसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है यानी कि डेफिनेशन. जून 2013 की बात है कि अप्रॉक्सीमेटली 900 प्लैनेट्स जो हैं वो अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं. और अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो 8 जो प्लैनेट्स हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं. तो इनको अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से प्लैनेट. सबसे पहला जो है वो है मरकरी, देन उसके बाद वेनिस. थर्ड जो प्लैनेट है वो है अर्थ. फोर्थ जो है वो मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून. और यहाँ तक हैं 8 जो प्लैनेट्स हैं अब तक हमारे जो यूनिवर्स है यानी मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें ये डिस्कवर हो चुके हैं. सो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं. इसके रिलेटेड चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे. इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स हैं. ये लोकेशन की बेस पर है. इनर प्लैनेट्स जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको भी कहा जाता है. 4 रॉकी प्लैनेट्स एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज इनर प्लैनेट्स. तो ये वाले जो हैं जो सन के अराउंड जो करीब तरीन हैं उनको हम इनर कहते हैं, यानी कि वो रॉकी उनका स्ट्रक्चर होता है, एक उनकी जो टेक्सचर होता है वो रॉकी होता है. और 4 ये जो प्लैनेट्स हैं जो सन के करीब करीब हैं इनको हम कहते हैं इनर, क्योंकि ये इंटरनल जो एरिया है सन के जो एक तरह से पहुंच में एक एरिया है उसमें ये आते हैं चारों. उसके बाद हम आउटर अगर प्लैनेट्स को देखें, अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो गैस जियांट्स भी उनको कहा जाता है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. जो लास्ट 4 जो प्लैनेट्स हैं जो कि सन की लोकेलिटी से थोड़े से दूर हो जाते हैं, उनके पॉइंट से थोड़े से दूर हो जाते हैं, उनको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स. प्लैनेट्स जो हैं ये मोस्टली गैसेस पे यानी कि कंपोज होते हैं, गैसेस से ये बने होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि गैस जियांट्स हैं. यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है उस पर ये एक टेबल दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. आपको एक अरेंजमेंट जो है इसको याद करने की कि सबसे पहले प्लैनेट कौन सा है, उसके बाद लोकेशन वाइज सेकंड प्लैनेट कौन सा है, तो आप इसको याद कर लें. ये मेमोरी जिंगल जो है देखिए सबसे पहले कि कौन सा प्लैनेट है, तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. इस तरतीब को आप याद रखें. माई से मरकरी, वेरी से वेनस, ई जो एजुकेटेड है इससे हम करेंगे अर्थ, एंड मदर से यहाँ पर हम करेंगे मार्स. देन जे से यानी कि जस्ट से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जुपिटर. देन सर्व्ड से सैटर्न, अस जो है यू, इससे यूरेनस, एंड लास्ट वाला जो है नूडल्स, इससे हम करेंगे नेपच्यून. तो ये तरतीब जो है आपको इस टेबल से बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी कि लोकेशन वाइज जो है, क्योंकि इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं कि सबसे करीब तरीन कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, 4th पोजीशन पे कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एक टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है. इससे एमसीक्यूज़ अभी जो पिछला सिटी का टेस्ट हुआ है उसमें ये आ चुका है. अब मुझे याद नहीं है लेकिन इसी टाइम सिटी का या पीएसटी का दोनों टेस्ट में किसी एक टेस्ट में इसका एमसीक्यूज़ आ चुका है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम है वो कौन सा प्लैनेट लेता है रिवॉल्व होने में, यानी कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में. पहले मरकरी का 59 डेज़ जो है यानी कि इतने दिनों में एक रोटेशन के लिए टाइम है, और रेवोल्यूशन के लिए यानी 1 ईयर को कंप्लीट होने में 88 डेज़ लगते हैं. वेनस का यहाँ पर है, अर्थ का है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये आप यहाँ पर ज़रूर याद करें क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ आते रहते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इन्फॉर्मेशन जो है याद रखें कि डू यू नो या इन्फॉर्मेशन वाले जो स्लाइड्स हैं उनको ज़रूर करें क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज़ आते रहते हैं. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू यू नो में कि जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इसका डायमीटर 11 टाइम है हमारे अर्थ के, यानी हमारा अर्थ जो है वो 11 टाइम जब हम उसको करते हैं तो एक जुपिटर बनता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आप इन दोनों को हिंट में आपको देती हूँ. जुपिटर जो है जे से, तो आप ये साउंड करता है जियांट की तरह, यानी जुपिटर एंड जियांट. कोई और प्लैनेट ऐसे साउंड नहीं करता, तो आप इससे याद रखें कि जुपिटर जियांट है तो वो सबसे बड़ा है. देन मरकरी जो है, क्योंकि मरकरी से आप मिनिमम कर सकते हैं, मैंने एटलीस्ट ऐसे याद किए थे कि वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. फिर
को वर्ड माइक्रो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो, मिनिमम, ये सब छोटे जो क्वांटिटी की चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट वो है प्लैनेट सोलर सिस्टम का। 18 मरकरी जो हैं वो एक ही अर्थ के साइज़ के बराबर आते हैं, यानी 18 मरकरी को हम कलेक्ट करें, एक साथ करें, तो वो एक अर्थ बनाते हैं। नेक्स्ट है वेनस, जो है वो सबसे हॉटेस्ट है, और नेपच्यून जो है वो सबसे कोल्डेस्ट है। इनको आप याद रखें, क्योंकि नेपच्यून सबसे एंड में आता है और वेनस थोड़ा सा फिर सन के करीब है, तो वो भी सबसे हॉटेस्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वेनस की रोटेशन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इतना स्लो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करता है कि इट्स 1 डे इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ईयर, कि यहाँ पर जो एक साल के बराबर, यानी एक दिन का हम अगर कहें कि चक्कर पूरा करना जो है, इससे एक साल के बराबर का अरसा लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जुपिटर के डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं कि 88,695 माइल्स जो हैं किलोमीटर में, इतनी इसकी वैल्यू आ रही है। 11 टाइम्स हम अर्थ के डायमीटर को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इतना आ रहा है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो 1300 टाइम्स जो है वो अर्थ के वॉल्यूम के की निस्बत है, यानी कि 13 टाइम बड़ा है ये वॉल्यूम के हवाले से। तो कह रहे हैं कि जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर हम देखें तो 1300 जो अर्थ है वो फिट हो सकते हैं एक जुपिटर में। तो साइज़ और इसकी जो वॉल्यूम की है हमने पहले ही बात की है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। प्लैनेट्स के डिफरेंट टाइप्स और इसका इंट्रोडक्शन यानी जस्ट डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब प्लैनेट को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी प्लैनेट को और ड्वार्फ जो प्लैनेट है इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही बात करें कि सन जो है ये और इसके अराउंड कुछ क्लस्टर ऑफ बॉडीज़ हैं, ये मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। यानी सन और उसके अराउंड कुछ रिवॉल्विंग बॉडीज़ हैं जो उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करती हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, हमारा अर्थ भी इसी सोलर सिस्टम में आ रहा है, जो कि सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। ये जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में, यानी इनकी जो लोकेलिटीज़ है, एक पोजीशन है वो फिक्स है, उसके अराउंड सर्कुलर में घूमते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ इनको सन के ऊपर गिरने नहीं दे रही बल्कि एक फ़िक्स पोजीशन में इनको मूव करवा रही है, तो वो है ग्रेविटी। सन की जो ग्रेविटी है वो इन सबको होल्ड किए हुए है, पकड़े हुए हैं। कुछ प्लैनेट्स के मून एक हैं और कुछ प्लैनेट के मून ज़्यादा हैं, 1 से ज़्यादा। सन की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ स्टार की बात नहीं हो रही, मून की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है IAU, उसने डिफ़ाइन किया कि एक प्लैनेट जो है हम किस चीज़ को कह सकते हैं, यानी उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो उसके बाद हम इस चीज़ को यानी उस बॉडी को, कैलिस्ट्रियल जो बॉडी है उसको हम प्लैनेट कह सकेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए इसके लिए कि ये एसेंशियल हैं। नंबर 1 के कोई भी कैलिस्ट्रियल बॉडी जो है वो स्टार के अराउंड जो रिवॉल्व करती हो, ये करेक्टरिस्टिक्स है प्लैनेट की। दूसरी है कि वो इतनी लार्ज हो कि ग्रेविटी जो है वो उसको पुल करके एक स्फेरिकल शेप में, मतलब उसको ढा सके, क्योंकि प्लैनेट जो है वो हमेशा स्फेरिकल शेप में होगा। है कि ये इतना बिग इनफ होना चाहिए कि ग्रेविटी जो है इसके अलावा जो भी इसके साइज़ का, सेम साइज़ का कोई पार्टिकल है या स्मॉलर साइज़ का, उसको हटाकर ये खुद यानी कि सन के गिर्द रिवॉल्व कर सके, यानी इसको कोई रिप्लेस ना कर सके, ये इतना बिग इनफ होना चाहिए। है वेरी इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट जो हैं, 8 प्लैनेट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनके अलावा भी कुछ प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन वो इन 8 प्लैनेट से उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, यानी छोटे होते हैं। तो वो उनका भी सेम काम है कि वो सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, बस साइज़ का डिफरेंस है। तो इसी तरह से उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, यानी कि बाकी प्लैनेट से छोटे होते हैं, तो उनसे इनको अलग रखा गया है, ये फुल फ्लैज प्लैनेट्स नहीं होते। टोटल नंबर्स की बात करें तो सोलर सिस्टम में टोटल जो है 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, और ये जो नॉर्मल प्लैनेट हैं इनसे ये छोटे होते हैं साइज़ में। और अगर हम देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो है इनकी लोकेशन होती है, और इनकी करेक्टरिस्टिक्स में है कि ये सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। इतना मास इनका होता है कि इनकी ग्रेविटी जो है इनको एक राउंडली शेप में यानी कि बना सके, पुल कर सके। और तीसरा इसका जो पॉइंट है कि इनका जो पाथवे है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ये शेयर करते रहते हैं। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वाला जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट में आप डिफरेंस जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनको याद कैसे करेंगे। तो प्लैनेट जो है, नॉर्मल प्लैनेट जो है, इनका जो ऑर्बिट है वो यानी कि इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार, फॉर एग्जांपल सन, ये स्टार के अराउंड ही रिवॉल्व करने चाहिए, यानी कि सन। और ड्वार्फ प्लैनेट जो हैं ये सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट हैव इनफ मास टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप। इसमें जो नॉर्मल मास है वो इतना इनफ होना चाहिए कि वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो सके, इस बॉडी को कर सके। और ड्वार्फ प्लैनेट में अगर हम देखें, इट हैज़ इनफ मास टू एज्यूम अ नियरली राउंड शेप।
तो ये नियरली राउंड शेप तक उसको अडॉप्ट कर सके, इतना इसका मास होना चाहिए ड्राफ्ट जो प्लैनेट्स हैं इनका। मेन पॉइंट जो है, इट हैज़ सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स एंड हैज़ क्लियरली द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। यानी कि इसका इतना सफिशिएंट मास होता है कि सेल्फ जो ग्रेविटी है उसको ओवरकम कम कर सके और बाहर का जो फोर्स है उसको क्लियर करके जो उसकी सराउंडिंग के ऑर्बिटल्स हैं यानी उनमें जो अपना एक पोजीशन है उसको कंट्रोल कर सकें। जो ड्राफ्ट प्लैनेट्स हैं इनमें क्या आता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट एंड इट्स नॉट अ मून, कि ये इसका मास इतना इनफ नहीं होता कि ये अपने नेबरहुड जो है उसको क्लियर कर सके यानी अपने ऑर्बिटल्स को, और ये मून नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर जो कि है यहाँ पर एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स के रिलेटेड, और इससे एक एमसीक्यूज़ अभी आ चुका है जो रिसेंटली टेस्ट थे, वैसे भी इससे ये 3 टॉपिक से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आता रहता है। सबसे पहले अगर हम एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स को देखें तो ये स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज़ हैं, यानी कि अदर देन प्लैनेट्स वगैरह के अलावा भी सोलर सिस्टम में कैलिस्ट्रल बॉडीज़ हैं, ये छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, तो उनमें ये आते हैं एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स। और सेकंड इसका पॉइंट है कि ये अर्थ से विजिबल नहीं होते, यानी नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते आम आंख से, बल्कि इसको जो है टेलीस्कोप वगैरह से इसको हम देख सकते हैं, यानी कि ये क्योंकि छोटी बॉडीज़ होती हैं। अब अगर एस्टेरॉइड्स को हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो एस्टेरॉइड्स आर एन ऑब्जेक्ट लार्जर देन मीटेरॉइड्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट्स मेड ऑफ रॉक और मेटल। अगर कोई जो है बॉडी सोलर सिस्टम की वो रॉक से बनी हो तो ये स्पेशलिटी है एस्टेरॉइड्स की, यानी कि वो रॉक से या मेटल से बने होते हैं और ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। दूसरा, अगर मेन करेक्टरिस्टिक्स हम इसकी डिफ़ाइन करें तो इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है या इनको प्लेटिनॉइड्स कहा जाता है। एनी ऑफ अ होस्ट ऑफ स्मॉल बॉडीज विच ऑर्बिट द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज नियरली अ फ्लैट रिंग कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। कह रहे हैं कि कोई भी स्मॉल जो बॉडी है जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है वो ऑर्बिट में यानी कि रिवॉल्व कर रही हो और फ्लैट रिंग इसका हो इसके रिलेटेड, तो इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं और ये एस्टेरॉइड्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये रॉकी बॉडीज़ होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट, और राउंड और इरेगुलर शेप में होते हैं। इनमें से कुछ जो है सेवरल 100 किलोमीटर से लेकर यानी कि इतनी मैक्सिमम इनकी जो है विड्थ होती है या उससे स्मॉल ये हो सकते हैं। और दूसरा जो है साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि ये जो डेब्रिज हैं ये ऑफ एन अर्ली प्लैनेट विच ब्रोक अप अर्ली इन द सोलर सिस्टम, के जो पहले सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो हैं वो टूट फूट का जो शिकार हो गए या टूट गए, तो उनके ये रिमेन्स है यानी कि डेब्रिज जो हैं उनसे ये जो एस्टेरॉइड्स बने होते हैं। नेक्स्ट है इसका मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स जो है वो सॉलिड पीसेज हैं डेब्रिज के, किस चीज़ से, जो कि सच एस कॉमेट, एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स विच ओरिजिनेट इन आउटर स्पेस। एक तो ये आउटर स्पेस में इसकी लोकेशन है, दूसरा ये एस्टेरॉइड्स यानी कि कॉमेट और मीटेरॉइड्स जो हैं इनके डेब्रिज हैं, रिमेन पार्टिकल्स हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। इट सर्वाइव्स इट्स पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी एक और स्पेशलिटी है जो कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में नहीं होती, कि ये अर्थ की जो सरफेस है वहाँ तक आने के लिए ये जो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ से ये पास होता है, वहाँ से आके ये अर्थ की सरफेस पर पहुँचता है। दूसरा, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेक करें तो पीस ऑफ रॉक्स और आयरन दैट आर फाउंड इन द सोलर सिस्टम, उसके पीसेस हैं रॉक्स और आयरन के जो कि सोलर सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इनका साइज़ जो है फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। पॉइंट है कि जब अर्थ एटमॉस्फेयर में ये एंटर होते हैं तो इन कैडेस्टेंट ये हो जाते हैं फ्रिक्शन के रिजल्ट में, या स्ट्रीक ऑफ लाइट एक तरह से ये नज़र आते हैं आसमान में, इस तरह से डायग्राम में यहाँ पर 12.6 में जो आपको दिखाया गया है इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पर फ्रिक्शन और डिफरेंट जो एयर पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा कर ये आते हैं, तो ये इस जो है लुमिनेंट एक अपीयरेंस देते हैं। वी सम टाइम कॉल इट अ फॉलिंग स्टार। ये एमसीक्यूज़ जो है ये पुराने टेस्ट में आ चुका है कि फॉलिंग स्टार्स जो हैं ये कौन से वाले होते हैं पार्टिकल्स, तो मीटेरॉइड्स जो हैं वो फॉलिंग स्टार्स हैं। तो ये यहाँ तक था मीटेरॉइड्स का। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है कॉमेट्स। Comets are body of ice, rock and dust that can be several miles in diameter and revolve the sun. सन के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं सेवरल माइल तक, यानी मील तक इनका डायमीटर है। और इनकी स्पेशलिटी ये है क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स सब जो है वो डिफरेंट जो है पार्टिकल से बने हैं, तो यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन है कॉमेट्स की, ये आइस से, रॉक से और डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। मेन करेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो ये वो कैलिस्ट्रियल बॉडी हैं जो ज़्यादातर रॉक्स और डस्ट
जब टुगेदर होते हैं आइस और गैसेस के साथ, तो इससे ये बने होते हैं. समटाइम्स लाइट फ्रॉम द सन हिट द गैसेस एंड इट्स रिफ्लेक्टेड टू गिव अ ग्लोइंग टेल मिलियन ऑफ किलोमीटर लॉन्ग. ये वाली अपीयरेंस आपने अक्सर आसमान में देखी होगी. ये जो लाइट जो है जो कि सन से आती है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स या रॉक्स से टकरा कर जब यानी आइस और गैसेस इन सब से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, तो एक ग्लोइंग हमें अपीयरेंस नज़र आती है आसमान में. एक लंबी यानी कि उसकी टेल की अपीयरेंस जैसे मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक होती है. ये नेक्स्ट है कि कॉमेट ग्रो न्यू टेल ईच टाइम दे गेट क्लोज टू द सन. जैसे सन के ये करीब जब जब जाते हैं तो ये न्यू टेल जो है ये इनके अपेयर होते हैं. द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सन. हमेशा इनके पॉइंटेड यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो सन की तरफ होगी इनकी टेल की. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइड वाले टेबल पर. आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 176 मून्स हैं, 5 ड्राफ्ट प्लैनेट्स हैं और सेवरल एस्टेरॉइड्स, कॉमेट एंड मीटेराइड्स है. ये पॉइंट भी रिमेंबर करने वाला है. नेक्स्ट स्लाइड है हालेस कॉमेट. हालेस कॉमेट जो है कॉमेट की एक एग्जांपल है जो कि अर्थ पर हर 75 या 76 ईयर में एक बार अपेयर होता है. हाले कॉमेट जो है लास्ट अपेयर हुआ था 1986 में, और दोबारा अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो 2061 में ये अपेयर होगा. 75 ईयर्स जो हैं इसको लगते हैं सन के अराउंड यानी कि एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. एमनॉड हाले ने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था 1758 में. मोस्ट फेमस कॉमेट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर जो हैं इसकी वजह से कॉमेट्स को अंडरस्टैंड कर पाए थे, समझ पाए थे. एनिशियन पीपल जो है वो यानी पुराने वक्तों के लोग इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये कोई एंड टाइम की निशानी है या फ्लड या अर्थक्वेक की निशानी है. लेकिन और उनको ये था कि ये अर्थ को हिट ना करें या मून को, बट एस्ट्रोनॉमर ने इसको बता दिया था कि ऐसा कोई इवेंट जो है इसको अकर करने का यानी होने का चांस नहीं है. अब पीपल जो है इस आइडिया को यानी कि इस इवेंट को देखकर फैसिनेट होते हैं. तो यहाँ पर नेक्स्ट है सैटेलाइट्स. सैटेलाइट को अगर हम डिफाइन करें, अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ लार्ज ऑब्जेक्ट. अर्थ इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन. कह रहे हैं कि सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करें. तो अर्थ भी चूँकि हमें पता है कि वो सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो वो भी एक सैटेलाइट है. मून भी एक सैटेलाइट है क्योंकि वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं. यानी कि कुछ नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियली होते हैं. अब हम इनको मज़ीद डिटेल्स में पढ़ते हैं. अगर हम देखें तो नेचुरल सैटेलाइट जो हैं वो सैटेलाइट हैं जो नेचुरली हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो पहले से, यानी मैन मेड ना हो. तो अर्थ वो प्लेनेट है और मून भी एक तरह से वो बॉडी है जिन इन दोनों को हम नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल में ले सकते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी इंसानों ने इसको बनाया होता है. वो मशीन जो हम स्पेस में लॉन्च करते हैं ऑर्बिट के अराउंड उनको मूव करवाते हैं, रिवॉल्व करवाते हैं टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वेरी कैलिस्टियल बॉडी. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जांपल है तो एक वेल नोन एग्जांपल जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप की है. बहुत इंपॉर्टेंट एक रेवोल्यूशनरी काम हुआ है इस मशीन के थ्रू. एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एस्ट्रोनॉमर ने इसको यूज़ करके कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है यूनिवर्स के रिलेटेड ऑब्टेन की. यूजेस यहाँ पर बताएं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूजेस क्या होते हैं. डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है. अगर हम रिसर्च सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसको पढ़ें तो रिसर्च सैटेलाइट मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आउटर स्पेस यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया था. रिसर्च सैटेलाइट है वो. इसको हम इसलिए भेजते हैं स्पेस में ताकि वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्पेस के बाहर उसको हम रिकॉर्ड कर सकें. रिसर्च बेस के लिए होता है. नेक्स्ट है वेदर सैटेलाइट. इसको वेदर के लिए, मौसमियात के लिए दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वेदर के अकॉर्डिंग यानी तो क्लाइमेट को जानने के लिए, तो इसके लिए ये वाला सैटेलाइट यूज़ किया जाता है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है पूरी दुनिया को जो एक नेटवर्क के थ्रू एक आजकल रेवोल्यूशनरी एक इरा आ गया है, एक नेटवर्क बन गया है मोबाइल फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो वेबसाइट्स के थ्रू. ये काम जो है ये सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है जिसमें टेलीविजन भी आती हैं, टेलीफोन भी, रेडियो भी, जिसके थ्रू जो भी जो है मीडियम जो है जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में है जीपीएस सैटेलाइट जो है ग्लोबल पोजीशनर सिस्टम जो है एक हाईली एक्यूरेट सैटेलाइट बेस जो नेविगेशन के लिए, लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. लैंड पर भी, सी पर भी, एयर पर भी, जहाँ पर भी हमें लोकेशन की ज़रूरत होती है. डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं लोकेशन के लिए यानी कि एरोप्लेन्स वगैरह या हम दूसरे बहरी जहाज़ों को जो यूज़ करते हैं इन सब पे जीपीएस सिस्टम के बगैर नहीं हो सकता. नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मैप एंड डिस्प्ले आवर प्लैनेट रिसोर्सेज.
ये हमें बताती हैं कि प्लेनेट अर्थ पर क्या क्या रिसोर्सेज हैं एंड हाउ वी कैन यूज़ इट, इसको लोकेट करती है हमारे लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड में, इन्वेस्टिगेट हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इम्प्रूव। तो यहाँ पर है नासा के बारे में। नासा एंड मैनी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैव सेंड मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू इम्प्रूव आवर नॉलेज अबाउट स्पेस। नासा जो है एक वेल नोन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर एक को डिफरेंट वेबसाइट पे फ्री इंफॉर्मेशन देती है एस्ट्रोनॉमर के थ्रू, और डिफरेंट आपको बताती है कि अब तक यूनिवर्स के रिलेटेड कितना काम हो चुका है रिसर्च वर्क, अभी और वर्क करने की ज़रूरत है। सो ये थी आज तक की वीडियो। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अगर कोई और क्वेरीज है तो फील फ्री टू कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।